हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑडिट एक्सेस। आज की क्लास में हम देखेंगे कि रेवेन्यू के ऑडिट कैसे करते हैं, उसकी वॉचिंग वेरिफिकेशन या फिर सब्सटेंटिव टेस्टिंग कैसे करते हैं। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि रेवेन्यू की कंट्रोल टेस्टिंग कैसे की जाती है। वो आप वीडियो पहले उस पे वो वीडियो देखिए, देन इस वीडियो पर आइए तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि इस कंपनी में रेवेन्यू प्रोसेस चलता कैसे और उसका ऑडिट कैसे होता है। रेवेन्यू इज़ लाइक हार्ट ऑफ P&L आइटम, क्योंकि उसमें और वेन्यू एक ऐसा आइटम है P&L आइटम है जिसमें बहुत आसानी से मिसस्टेटमेंट हो जाती है, क्योंकि कंपनी के हाथ में होता है कि मैं कितने का मैंने इनवॉइस का रेस करना है और कितने का सेल दिखानी है। क्योंकि कंपनी तो चाहेगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल दिखाऊं। ज़्यादा से ज़्यादा सेल दिखाने से क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा और कंपनी हो सकता है सिर्फ सेल के बिल काटेगी, माल डिलीवर करे ना करे। तो ऐसे बहुत मिस स्टेटमेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बिजनेस मॉडल को समझना है कि कंपनी का रेवेन्यू आ कहाँ से रहा है। अगर कंपनी आपको यही नहीं पता होगा कि कंपनी प्रोडक्ट है कैसा प्रोडक्ट है, कंपनी के प्रोडक्ट कौन से हैं, कंपनी की सर्विस कौन सी है, रेवेन्यू कब बुक करना चाहिए कि कंपनी रेवेन्यू, क्योंकि प्रोडक्ट डिलीवर होता है तभी रेवेन्यू बुक होगा, सर्विस परसेंटेज कंप्लीशन मेथड पे होगी। तो ये आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी कंपनी क्या बेचती है और कब बेचती है, सीजनल प्रोडक्ट है, वन टाइम प्रोडक्ट है। ये सारी चीज़ें कंपनी को समझनी पड़ेंगी आपसे। मार्केट में डिमांड कैसी है, कैश कंपनी ज़्यादातर सेल कैश में करती है कि क्रेडिट में करती है। अगर बहुत किसी मंथ में अग्रेसिव सेल है, मान लो मार्च मंथ में अग्रेसिव सेल है, तो पक्का वहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत होते हैं। मार्च के एंड में वो तो अग्रेसिव सेल हो रही है मान लो, तो बैड डेट्स होने के चांसेस भी उतने होते हैं। तो आपने यही रिस्क को असेस करना है। प्रोडक्ट कौन से हैं, क्या कोई नया प्रोडक्ट तो आया है, क्या उसका आइटम की अकाउंटिंग सही हुई है कि नहीं हुई। ये सारी चीज़ें आपको एक पहले ओवरव्यू ले लेना है, बिजनेस को मॉडल को समझना है सबसे पहले। फिर देखना है कंपनी में एक इंटरनल कंट्रोल कैसा है, क्या कोई कंट्रोल भी है कि नहीं कंपनी में। अगर कंट्रोल नहीं है तो उसमें सैंपल आपको बहुत ज़्यादा लेने पड़ जाते हैं। तो उसके जितने ज़्यादा सैंपल होंगे उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो करने ही पड़ेंगे। जिस कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं होता, समझ लेना उस कंपनी के हालात बुरे हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या कंपनी में कोई ऑथराइजेशन पावर है, क्या कोई चेक करता है कि क्रेडिट लिमिट या फिर कोई सेल्स ऑर्डर, कोई क्रेडिट लिमिट चेक करता है और सेल्स ऑर्डर को अप्रूव भी करता है कि नहीं करता। ये सारी चीज़ आपको चेक करनी है। दूसरा एग्जीक्यूशन, जब ये तीनों पर्सन अलग अलग होने चाहिए। जो ये अपना ये चीज़ बता रहा हूँ, ये तीनों पर्सन अलग अलग होने चाहिए। ऑथराइजेशन किसी एक के पास लग होनी चाहिए और एग्जीक्यूशन अलग पर्सन करे और कस्टडी किसी और के पास हो, तभी कंपनी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग मानना चाहता है। और ये मैं कह रहा था कि ये किसी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है। ये सब चीज़ें चेक करने के लिए आपको कंट्रोल टेस्टिंग करनी होती है, जिसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। वो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया हुआ है, वो आपको उस वीडियो में जाकर देखना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड में तीसरे में इसमें आता है कि क्या ऑडिटर को ये फिर तीसरे फिर में करना है कि आपको एक मोटर मोटर कंट्रोल की मैकेनिज्म टेस्टिंग करनी है। क्या कोई प्री न्यूमरेटेड इन्वॉइसेस जनरेट होते हैं कि नहीं, हाथ से इन्वॉइस नंबर तो नहीं डालते, और वो इन्वॉइस नंबर सीरियली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्या एक ही सीरीज़ चल रही है कि नहीं सर। ये नहीं कि हर एक मेरे बिजनेस मॉडल के लिए अलग सीरीज़ चल रही हो, बिजनेस रेवेन्यू मॉडल के लिए। लाइक मैं ई कॉम के लिए अलग सीरीज़ चला रहा हूँ, ई कॉमर्स के लिए अलग सीरीज़ चला रहा हूँ, GTMT की सेल के लिए अलग सीरीज़ चला रहा हूँ, मेरे जो डिपू CSD CPC की सेल होती है उसके लिए मैं अलग से सीरीज़ चला रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा एक ही सीरीज़ चलनी चाहिए पूरे कंपनी में। चाहे मैं जिसको भी सेल करूँ, चाहे मैं कैश की करूँ, क्रेडिट करूँ, कुछ भी हो, एक ही सीरीज़ चले। और वो मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होनी चाहिए उस सीरीज़ में कभी भी। अगर एक बार इनवॉइस पोस्ट हो गया तो उसका हमेशा क्रेडिट नोट ही कटे, ना कोई कैंसिलेशन ना कुछ। जनरली S&P में आप सैप में आप देखोगे कि कैंसिलेशन भी अलाउड नहीं होती, वो सीधा आपको क्रेडिट, अगर आपने बिल गलत कट गया तो आपको क्रेडिट नोट ही काटना पड़ेगा।
तो ये भी एक अच्छा फीचर होता है कि प्री न्यूमरेटेड इन्वॉइस होनी चाहिए। इन्वॉइस का नंबर में कोई भी हाथ से कुछ कोई मैनुअली एंटर ना हो, तो उसमें प्रॉपर ऑथराइजेशन है कि नहीं है ये भी चेक करना है। सेल्स ऑर्डर प्रॉपर सिग्नेचर हो, डिजिटल अप्रूवल मिले सेल्स हेड से, कस्टमर पीओ अप्रूवल मिले, कस्टमर का ऑर्डर आए उसको क्रेडिट लिमिट से एक्सीड नहीं करना चाहिए, अगर वो एक्सीड कर रहा है तो सेल्स हेड का अप्रूवल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता रखा है। कन्फर्म डेट गुड्स और हाँ कि इसके लिए क्या चेक करो, इसके लिए पीओडी चेक करो कि एक्चुअल में माल भी गया है कि नहीं गया। पीओडी किसे बोलते हैं? प्रूफ ऑफ डिलीवरी। ये आपको किससे मिलेगा? ये आपको ट्रांसपोर्टर देगा आपको। ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है कि एक्चुअल में माल भी गया था कि नहीं गया था, कि खाली इन्वॉइस रेज हो गया और माल वहीं का वहीं पड़ा रह गया। और किस और क्या कहते हैं, और जितने भी मेरे राइट ऑफ हुए हैं चाहे वो रिसीवेबल्स के हैं या फिर मेरे ये क्या कहते हैं कैंसिल हुए हैं इन्वॉइसेस, ये कैंसिलेशन के किसने क्या कहते हैं अप्रूव किया था। कैंसिलेशन किसी ने तो अप्रूव किया होगा, ये अप्रूवल है कि नहीं है किसी एक पर्सन की जो इन्वॉइस कैंसिल हुए हैं मेरे। ये भी आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है, तो ये इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट हो जाता है। ये मैं जो एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। देन आता है सब्सटेंटिव टेस्टिंग। सब्सटेंटिव टेस्टिंग में कैसे देखना है कि आपने सबसे पहले सिलेक्ट सैंपल चेक कर लेने हैं। पिक रैंडम्स का सैंपल चेक कर लोगे, उसके सैंपल ले लोगे आप रैंडम किसी भी सैंपल के। फिर पहले ये इंश्योर करना है कि वो सैंपल आपको होल ईयर को रिप्रेजेंट करें। ये नहीं कि 1 नवंबर महीने का ले लिया या फिर मार्च का ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हो, रेवेन्यू मॉडल मान लो मेरा CSD CPC का है और ई कॉमर्स का है, GT का है, MT का है, कैश का है। ऐसा करो इसके हमेशा इन सब के हर एक मंथ के 20-20 सैंपल ले लो, या फिर ऐसा करो 5-5 सैंपल ले लो हर एक मंथ के, तो ज़्यादा सैंपल नहीं बनेंगे। तो ये आपको चीज़ें ऐसे चेक करनी है कि होल ईयर मेरा चेक हो जाए और एवरी रिवेन्यू मॉडल मेरा उसमें कवर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। कॉन्ट्रैक्ट मैपिंग करनी है। कॉन्ट्रैक्ट मैपिंग मीन्स कि जितने भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वही मेरे पीओ और मेरे इनवॉइस में आ रहा है। जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में रेट लिखा है, जो मेरी कंडीशंस लिखी हैं, अगर माल उसमें लिखा हुआ है, कंडीशन में लिखा हुआ है कि माल मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस पे डिलीवर होगा तभी मैं उसका एक्सेप्ट करूँगा, तभी मेरी सेल मानी जाएगी। तो ऐसा ही एक्चुअल में हो रहा हो, तो ये चेक करना है कि जो मेरे टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई हैं वही मेरा कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 50% एडवांस है तो 50% एडवांस मुझे रिसीव भी हुआ हो। ये नहीं कि कुछ भी पैसा एक नहीं आया और आपने बिल काट दिया, तो वे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स का क्या फ़ायदा हुआ। तो ये डिस्काउंट क्रॉस चेक करना है कि डिस्काउंट एज पर पॉलिसी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। जो इन्वॉइस में डिस्काउंट आ रहा है वो अप्रूव्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। कोई अनऑथराइज डिस्काउंट तो नहीं था, किसी एक पर्सन को ज़्यादा तो नहीं दे दिया। डिस्काउंट्स को आपका कहाँ से चेक करना है? अपनी डिस्काउंट की लिस्ट ले लेनी है, उसको आपने डिस्काउंट को अप्लाई व्हील को लगा देना है आपको आइटम कोड के थ्रू सेल रजिस्टर में। आप लगा दिए बस सेल रजिस्टर में, चाहे उसको व्हील को लगा दीजिए। हर एक आइटम का डिस्काउंट, हर एक आइटम के आगे डिस्काउंट लिख लीजिए, ये इस आइटम कितना डिस्काउंट है, उसको व्हील को लगाइए सेल रजिस्टर। तो आपको पता लग जाएगा कि कितना डिस्काउंट दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, किसको दिया हुआ है। कमीशन देख लेनी है आपने कि कितनी कमीशन दी है। कमीशन उतनी ही कमीशन दी हो जितनी मेरी एक्चुअल में सेल हुई है। ये नहीं कि जितनी सेल हुई नहीं लेकिन कमीशन दे दी। वो जो मेरी कमीशन की अमाउंट सेल की अमाउंट से कुछ मैच करनी चाहिए पर्सन की। अगर मैं CSD या CPC में कहीं कमीशन देता हूँ तो वो मेरी जितनी CSD या CPC में कमीशन सेल हुई है उसके सेल से मैच करना चाहिए। या जो मेरी कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स में लिखा है वो ही उतना ही रेट होना चाहिए। क्या मैंने कमीशन पे TDS काटा है कि नहीं काटा, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। क्या सामने वाला मेरे को GST इनवॉइस दे रहा है उस कमीशन का, वो कैलकुलेशन किसके पास है, बेस क्या था कमीशन पे करने का, तो उस बेस को भी वेरीफाई करना है आपने।
नेक्स्ट आता है इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं कि मेरे पिछले साल सेल कितनी थी, किस चैनल में ज़्यादा थी। चैनल मीन्स मेरा जीटी, एमटी, सीएसडी, सीपीसी किस में सेल ज़्यादा थी, कौन, अगर किसी चैनल में या किसी मंथ में कोई बहुत ही ज़्यादा स्पाइक हो गया है तो उसका रीज़न मैनेजमेंट से पूछना है अपने कि क्यों उसका इतना ही सेल आपकी एक ही मंथ में स्पाइक होगी। आपने ध्यान से चेक करना है मार्च के मंथ में कितनी सेल है। मार्च में हो सकता है बहुत ज़्यादा सेल स्पाइक होगी हो, तो ये क्यों स्पाइक हुई, क्योंकि यहीं मार्च के मंथ में ही फ्रॉड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि पर्सन चाहेगा कि मेरे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिखे एट द एंड ऑफ मंथ। आपको बहुत सारे बिजनेसेस में देखा बहुत सारी सेल हुई होगी, तो आपको चेक करना है कि मार्च के महीने में कितनी सेल हुई है, एक्चुअल में ये सेल थी कि नहीं थी। बस ये चीज़ें आपको वेरीफाई करनी है। मंथ वाइज सेल ले लो, चैनल वाइज सेल ले लो, तो प्रोडक्ट वाइज सेल ले लो, आप कस्टमर वाइज सेल ले लो, उसको मंथ वाइज लगा लो। तो ये सारी चीज़ें आपको एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ताकि कुछ अनयूजल सा ना दिखे हमें। अनयूजल जैसे ही दिखेगा हम उसका मैनेजमेंट से क्वेश्चनिंग करेंगे। सो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन बिल्डिंग करनी है। एक्सपेक्टेशन मीन्स कि मेरा जो एवरेज सेलिंग प्राइस निकाल लो। एवरेज सेलिंग प्राइस मेरा उसको गुना कर को उसको मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से, विच शुड बी मेरे इक्वल टू रेवेन्यू। अगर वो एवरेज सेलिंग प्राइस मेरा इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू वॉल्यूम इक्वल टू रेवेन्यू नहीं आ रहा तो कुछ पक्का गलत हुआ है। तो ये आपको ये भी फिर मैनेजमेंट से क्वेश्चन करनी है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। कैटेगरी एनालिसिस करो, मैं वही कह रहा था आपको, प्रोडक्ट वाइज, चैनल वाइज जैसे कि सीएसडी, सीपीसी, मेरा ई कॉमर्स में कितनी सेल हो रही है, मेरे कैश में कितनी सेल हो रही है, जीटी में कितनी सेल हो रही है, एमटी में कितनी सेल हो रही है। जीटी मीन्स होता है कि मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, करियाना स्टोर वाले होते हैं उनको जीटी बोलते हैं। जो मेरे जैसे बिग बाज़ार या फिर डी मार्ट, वी मार्ट वाले होते हैं, ये इनको हम एमटी बोलते हैं, यानी कि मॉडर्न ट्रेड। एमटी को बोलते हैं मॉडर्न ट्रेड। इस मॉडर्न ट्रेड में मेरी कितनी सेल हुई है। तो ये सारी चीज़ इसमें, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट वापस बहुत आते हैं, इसमें स्कीम्स भी बहुत जाते हैं। आपने देखा होगा बिग बाज़ार में एक के साथ एक फ्री प्रोडक्ट लगे होते हैं। तो यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपको चेक करने चाहिए, कितने प्रोडक्ट मेरे फ्री गए थे, कितनी सेल हुई मेरी लास्ट ईयर, इस साल कितनी सेल है, मार्केट की क्या कंडीशन है। ये सारी चीज़ें आपको कैटेगरी एनालाइज करके चलनी है। कुछ अनयूजल सा दिखे तो मैनेजमेंट से क्वेश्चन करो। अगर मैनेजमेंट आपको मैनेजमेंट का जवाब आपको जेन्युइन नहीं लगता तो उसको फर्दर क्या कहते हैं, फर्दर ऑडिट करो उसका। ने जैसे होता है ना ऑडिट में नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, वैसे ही आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे अगर मैनेजमेंट का आपको आंसर जेन्युइन नहीं लगता। अनयूजल से डिस्काउंट तो नहीं दी रखे, ये सारी चीज़ें आपको चेक करके चलनी होती हैं। टेस्टिंग ऑफ अकरेंस, एक्चुअल में सेल हुई है कि नहीं, ये इसका ये पता अकरेंस कभी नहीं होता कि होना। अकरेंस मीन्स कि एक्चुअल में सेल हुई है कि नहीं, ये कैसे पता करवाना पड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा, सबसे पहले या तो कस्टमर अपने आप ही बता दे कि हाँ मैंने, इसने मेरे को सेल की है। कस्टमर की कंफर्मेशन ले लेंगे, डेटर की कंफर्मेशन ले लेंगे। और ये देखो कि विंडो ड्रेसिंग क्यों नहीं हुई, ईयर एंड रिव्यूज़ की जो मेरे मार्च में जो मेरी सेल हुई है वो एक्चुअल में हुई है कि नहीं हुई है। इसके लिए आपने क्या करना है कि लास्ट की मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि लास्ट के 15 डेज़ के आप इन्वॉइसेस ले लीजिए। इन्वॉइसेस लेके मान लो जो मेरी 29 तारीख की, मान लो 25 तारीख को सेल कटी, एक कटी 29 को, तो ये एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर लो कि मान लो ये पहुंची मेरी 2 अप्रैल को, ये पहुंची 1 अप्रैल को, कस्टमर के पास डिलीवरी डेट है। अगर ये डिलीवरी डेट मार्च से पहले किया तब तो ये 31 मार्च से पहले किया तब तो ये सेल मान लेंगे, अदरवाइज हम उसको सेल नहीं मानेंगे। तो लास्ट के 15 डेज़ की सबके PODs मंगवा लो, सिंपल सी बात है। आप मुझे को प्रूफ ऑफ डिलीवरी ला के दिखा दो तो मैं इसको सेल मान लूँगा, अदरवाइज मैं इसको सेल नहीं मानूंगा। बिग फोर जनरली ऐसा ही करती है, वो हमेशा आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरी मांगेगी आपके लास्ट 15 दिन के सेल का। अगर आप नहीं दे पाए सीधा सीधा आप वो मान लेगी कि आप सेल हुई नहीं थी ये वाली।
वो आपने फेक सेल कर रखी है, तो आप डुप्लीकेट बिलिंग चेक करनी है। डुप्लीकेट बिलिंग इसकी जो इनवॉइस नंबर आ रहे होंगे उसका डुप्लीकेट का फॉर्मूला लगा लीजिए एक्सेल में। ये सारी चीज़ें चेक कीजिए। फेक ग्रोथ तो नहीं हो रही, यानी कि किसी एक महीने में बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, किसी एक महीने में बहुत ज़्यादा कम हो रही है, किसी एक कस्टमर को बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी एक महीने में एक कस्टमर को बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी एक पाँच छः महीने कस्टमर माल ही नहीं ले रहा है। ऐसा तो होता नहीं है। तो कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा माल तो लेते ही रहेगा। अगर मेरा मेरा सीजनल बिजनेस चलो नहीं भी है तब भी हर महीने थोड़ा थोड़ा माल लेगा, एक ही बार माल क्यों मंगवा लेगा वो। तो क्योंकि एक्सपायरी का भी इसमें खतरा होता है। तो ये सारी चीज़ आपको चेक करनी होती है कि फेक सेल ना हो, फेक सेल ना हो। तो वो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपेक्टेशन बिल्ड करनी है। एक मतलब एनालाइज करके प्रोडक्ट वाइज, कस्टमर वाइज, मंथ वाइज एनालाइज करके सारी, कि फेक ग्रोथ ना हो किसी प्रोडक्ट में, कस्टमर में, या फिर क्या कहते हैं चैनल में। और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कट ऑफ टेस्टिंग में आपको बता ही दिया था कि जब तक माल पहुंचता नहीं तब तक सेल है नहीं, सिंपल सी बात है। तो वो आप माल देखो कि जो 31 मार्च से पहले मेरे इन्वॉइसेस कटे हैं वो सारे गुड्स मस्ट बी डिलीवर टू कस्टमर बिफोर डिलीवर टू कस्टमर बिफोर 31 मार्च। अगर वो बिफोर 31 मार्च नहीं है तो समझ लीजिए वो आपकी सेल नहीं है। इंड AS 115 कहता है कि जब तक आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो आपको सेल नहीं मानी जाएगी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फेक्शन तभी मानी जाती है जब कस्टमर के प्लेस ऑफ डिलीवरी में गुड्स पहुंचा देता हूं। अगर ये नहीं आता तो आपको ये सेल कट ऑफ में चली जाएगी। कट ऑफ मीन अगर मेरा अप्रैल में ये माल पहुंचा है तो ये सेल मेरी अप्रैल की मानी जाएगी। तो मैंने उस जो फिर सेल काट के रखी थी उसका क्या होगा, कि वो इन्वॉइसेस मेरे रिवर्स हो जाएंगे। इन्वॉइसेस रिवर्स होंगे तो उससे मैंने जब इन्वॉइसेस जब रेज हुए थे 31 मार्च से पहले तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सेल भी बुक होगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल कभी कभी जो मैंने एट द टाइम जब पहले इन्वॉइसेस मैंने क्या कहते हैं बुक किए थे 30, तो उसका भी जो कॉस्ट बुक हुई थी उसको भी मैं रिवर्स कर दूँगा। यानी कि 2 एंट्री मेरी 31 मार्च को होगी, वो रिवर्स हो जाएंगी, और 2 एंट्री मेरी फिर से उस वही सेम एंट्रियाँ रिवर्स होके जो मैंने यहाँ 31 मार्च को रिवर्स की थी क्योंकि माल पहुंचा नहीं था, यही मैं 1 अप्रैल को फिर से रिवर्स कर दूंगा क्योंकि मैं ये अप्रैल की सेल मान लूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करके चलनी है। अप्रैल फिर ई वे बिल वेरिफिकेशन करना है। ई वे बिल की मंथली शीट निकाल लो, मंथली शीट निकाल के वहाँ से व्हील कॉप लगा लो इन्वॉइस नंबर से, किस किस का इन्वॉइस नंबर कटा है, किस किस का ई वे बिल कटा है, किसका ई वे बिल नहीं कटा। तो ये व्हील कॉप लगने से आपको पता लग जाएगा कि मंथली कि किस कौन से बिल के अगेंस्ट इनवॉइस कटा था, कौन से बिल के इनवॉइस नहीं कटा था। अगर मान लो ग्रेटर देन 50,000 का माल है और एक गुड्स हैं तो इनवॉइस कट तो आपका ई बिल कटना चाहिए था। तो आप कस्टमर से पूछो इसका ये इनवॉइस क्यों, ई वे बिल क्यों नहीं काटा आपने, आपके पोर्टल पे ये शो क्यों नहीं आ रहा। ये रिपोर्टें मंथली रिपोर्ट्स आपकी ई वे बिल पोर्टल से सुबह दोपहर 12 बजे से पहले मंथली रिपोर्ट आप निकाल सकते हो। आप यूट्यूब पे देख लेना, आपको आसानी से मिल जाएगा प्रोसेस इसका। उससे आपको इस रिपोर्ट और ऐसे रजिस्टर को मैच कीजिए दोनों को बैठ के। अगर कोई डिफरेंस आता है तो क्लाइंट से पूछिए। नेक्स्ट आता है अनबिल्ड रेवेन्यू। अनबिल्ड रेवेन्यू की जो मैंने एडवांस लिया हुआ है उसका प्रॉपर एंट्री बुक्स में क्यों हुई है कि लायबिलिटी साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करके चलनी होती हैं। उसके रिलेटेड एक्सपेंस बुक हुए हैं कि नहीं हुए। और आता है वॉचिंग वेरिफिकेशन। मेन इसमें आता है कि वॉचिंग वेरिफिकेशन आपने क्या देखना है कि सारे जितने भी बिल्स हैं मेरे, जितने भी इन्वॉइसेस कटे, सब में ई वे बिल लगा होना चाहिए, ई इन्वॉइस होना चाहिए। अगर ई इन्वॉइस एप्लीबिलिटी है कंपनी के ऊपर, जीएसटी है सही सही रेट पे, सही हर एक आइटम पे जीएसटी सही लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ। या फिर रजिस्टर में HSN वाइज गवर्नमेंट के पोर्टल से भी वेरीफाई कर सकता है कि इस HSN पे इतना ही जीएसटी लगना चाहिए था। और वो आइटम वाइज HSN कोड भी सही है कि नहीं ये भी चेक कर लेना, क्योंकि कंपनी कई बार प्रोडक्ट पे गलत HSN लगा के बैठी होती हैं। तो मान लो HSN ही गलत है तो जीएसटी रेट भी गलत आ जाएगा उस पर।
तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करके चलनी है। सेल रजिस्टर में आपको ये वेरीफाई करना है गवर्नमेंट पोर्टल से एक बारी। मोटे मोटे प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट की से अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है तो जिन प्रोडक्ट की सेल बहुत ज़्यादा है उन प्रोडक्ट का तो पक्का चेक कर लीजिए। एंट्री, कंपनी का नाम, हर एक इन्वॉइसिस पे कस्टमर का नाम, कंपनी का नाम सही है कि नहीं है, उसका जीएसटी नंबर सही है, स्टेट कोड सही है कि नहीं है, डिस्काउंट रेट सही लिखा हुआ है कि नहीं इन्वॉइसिस पे। डिस्पैच चेकलिस्ट चेक लीजिए। डिस्पैच चेकलिस्ट कौन प्रिपेयर करेगा? जो मेरा वेयर हाउस डिपार्टमेंट माल मेरा लोड कर रहा होगा ट्रक पे, तो वो उसके चेक कर लीजिए कि वो ऑथराइज पर्सन है कि नहीं, क्वांटिटी मैच कर रही है कि नहीं, जो मेरे सेल्स ऑर्डर में क्वांटिटी होगी वही मेरे डिस्पैच चेकलिस्ट में होनी चाहिए। अगर कोई एडवर्टाइजिंग गेट इन गेट आउट टाइम लिखा हुआ है कि नहीं हुआ लिखा हुआ उस डिस्पैच चेकलिस्ट के ऊपर, और क्वांटिटी पीओ के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये मैं कर रहा था आपको। कोई एडवर्टाइजिंग मटेरियल जा रहा है कोई, तो उसको भी वो भी अप्रूव्ड होना चाहिए। और अगर कोई सैंपल जा रहा है, सैंपल उसको कि बहुत बार होता है कि मेरे गुड्स के साथ सैंपल जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सैंपल का कंपनी क्या अकाउंटिंग कर रही है, क्या इसका जीएसटी रिवर्सल कर रही है कि नहीं कर रही कंपनी। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको चेक करनी चाहिए कि किसने ऑथराइज़ किया वो सैंपल्स को, अगर मेरे गुड्स के साथ सैंपल भी जा रहे हैं तो। ऑर्डर डिटेल क्या था, कस्टमर का पीओ नंबर सही वगैरह सही है कि नहीं है, ये कस्टमर या किससे मैच करना है आपको, ये आपको कस्टमर मास्टर से मैच करना है कि कस्टमर मास्टर के अकॉर्डिंग ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये जो न्यू कस्टमर क्रिएट हुए हैं उनका उनसे उनका तो पक्का वेरीफाई कर लीजिए। और क्वांटिटी वेट चेक कर लीजिए, व्हीकल का वेट कितना था, गुड्स का वेट कितना था, कितना होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन बिल्ड करिए ये होना चाहिए। तो वो आपका वो पता लग जाएगा कि मोटा मोटा हाँ उतने का उतने ही माल गया बीच में। एक्सपोर्ट सेल के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि बिल, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है कि बिल ऑफ एक्सपोर्ट था कि नहीं था। इससे ये पता लगेगा कि एक्चुअल में इंडिया से बाहर माल गया कि नहीं गया। क्या वो पेमेंट एडवांस में आई थी मेरी, अगर वो एडवांस में पेमेंट आई थी तो अब सही से अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ, क्या एक्सचेंज गो गेन लॉस मेरा सही से निकला है कि नहीं निकला एज़ पर इंड एस। तो और बैंक चार्जेस मेरे जो जो मेरा पेमेंट की एडवाइस आई होगी मेरे पास, कहाँ से पेमेंट की एडवाइस आई होगी? बैंक से। बैंक से जब मेरी पेमेंट आती है तो बैंक एक पेमेंट एडवाइस मेरे को भेजता है, तो मैं उसको उस पेमेंट एडवाइस से मैं चेक करूँगा मेरे कितने बैंक चार्जेस लग गए, एक्चुअल में मेरे पास कितने रुपए फ़ौरन से आए हैं। तो इन सब चीज़ों को चेक करके चलना होता है, और बैंक चार्जेस को मैं अलग से बुक करूँगा, और जो मेरे पैसे आए हैं वो मैं डेटर के अगेंस्ट अलग से बुक करूँगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ वो आपको AC11 से पता लग जाएगा। और ठीक है, अगर मेरे डेटर भी खड़े हैं तो उसको रीस्टेट करना पड़ेगा एज ऑन 31 मार्च को। जो मेरे फॉरेन डेटर्स खड़े हैं उनको भी मेरे को रीस्टेट करना पड़ेगा 31 मार्च को, और एज डेट एज ऑन 31 मार्च। तो ये सारी चीज़ें भी चेक करके चलनी होती है आपको। ये मैं डेटर के केस में कवर करूँगा जब डेटर का ऑडिट आपको बताऊँगा। और एडिशनल पॉइंट्स कैसे हैं कि अम, और इसमें हाँ, ये आपको ये चेक करना है कि कस्टमर को क्या कहते हैं, ये पॉइंट ऑफ सेल क्या है, और कस्टमर को किस टाइप का कस्टमर है आपका, क्या वो पॉइंट ऑफ सेल वाला कस्टमर है कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वाला कस्टमर है। पॉइंट ऑफ सेल मीन्स पॉइंट ऑफ सेल गुड्स के केस में लगता है, और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगता है सर्विस के केस में। तो आपको ये चीज़ें चेक करके चलनी है, गुड्स के केस में डिलीवर हो गया वो प्रोडक्ट, और सर्विस के केस में ये चेक करना है कि कितने % मेरी सर्विस कंप्लीट होगी है, मैं उतना ही रेवेन्यू बुक करूँगा। नेक्स्ट आता है इसमें एक्सपोर्ट सेल, वही इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में क्या होगा कि जितने मैंने इंटर कंपनी सेल किया है, क्या वो सही रेट पे किए हैं, क्या वो एक्चुअल में क्या कहते हैं माल भी गया था कि नहीं गया था। आपको बस दो चीज़ें इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरीफाई करनी है। एक तो एक्चुअल में माल गया था कि नहीं गया था, एक्चुअल गुड्स डिलीवरी और नॉट, ये नहीं कि बिल काट के अपनी फर्म में रख लिया। सेकंड इसमें वेरीफाई करनी है आर्म लेंथ प्राइस। इट मीन्स जो मैंने माल बेचा वो मार्केट रेट पर बेचा कि नहीं बेचा, यानी कि
10 रुपये की कॉस्ट आ रही है मेरी, मैं 2 रुपये अपनी इंटर कंपनी में बेच रहा हूँ। ये भी आपको दो चीज़ें तो पक्का वेरीफाई करनी है, क्योंकि इसके डिस्क्लोजर्स भी जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आपको। और कलेक्टिबिलिटी, पैसे भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कि खाली सेल ही करी जा रहे हो इंटर कंपनी में। ये रिलेटेड पार्टी केस में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक करके चलना है होता है। और ठीक है, और ऑथराइजेशन किसी बोर्ड अप्रूवल होगा ना, इसका ना बोर्ड अप्रूवल भी होता है ट्रांजैक्शन का, कि हम इतना इसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग भी ले लीजिए इसके। तो ये मिनट्स ऑफ मीटिंग में देखिए कितना अमाउंट लिखा हुआ है, कलेक्टिबिलिटी, पैसे भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वहाँ मार्केट रेट पे कटा था कि नहीं कटा था, जो मेरा आइटम था मार्केट रेट पे होना चाहिए, जो मेरा प्रोडक्ट जो मैंने इंटर कंपनी को सेल किया है, और वो एक्चुअल में गुड डिलीवर होने चाहिए। ये चारों चीज़ें रिलेटिव पार्टी के केस में पक्का चेक कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। और नेक्स्ट आता है अपना, हाँ, ये सेल रिटर्न रेशो एनालिसिस, यानी कि मेरे कितना माल कौन सा प्रोडक्ट मेरा कितना मेरा वापस आता था, कितने परसेंट मेरा नॉर्मली सेल रिटर्न आती है पर महीने की, पर मंथ ले लो। अगर वो बहुत अनयूजल आ रही है तो क्यों आ रही है, क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट तो मार्केट में चला जा गया था जो एक्सपायरी था, हमने बेच दिया, फिर वो सारा सारा रिटर्न आ गया। तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए सारी चीज़ें प्रीवियस मंथ से या प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करके चलनी है। कुछ अनयूजल दिखे तो सीधा मैनेजमेंट से पूछो। सेल रिटर्न का सेल इन्वॉइसिस है कि नहीं है, डिलीवरी चालान है कि नहीं है, योर स्टॉक एक्चुअल में स्टॉक आया था कि नहीं आया था। एक्चुअल में स्टॉक नहीं आया तो हो सकता है कि हमारा सेल्स पर्सन वहाँ जाए और उस गुड्स को डिस्ट्रॉय करवा के आए। अगर गुड्स मान लो डिस्ट्रॉय कर दिया वहीं पर ही, डिस्ट्रॉय मीन्स कि मान लो मेरा, अगर मेरा जूस का बिजनेस है तो मैं क्या करूँगा कि उस वहीं पर ही उस प्रोडक्ट को मैं कहूँगा कि ड्रेनेज करवा दे, उसको बोलते हैं ड्रेनेज। अगर ड्रेनेज करवा दिया तो हमारी पर्सन वहाँ जाएगा, उसको सुपरवाइज करेगा, मेरे सामने सारा जूस जो एक्सपायरी है उसको ड्रेन कर दे नाली में, नाले में, जहाँ पर भी मर्जी उसको ड्रेन करेगा। अच्छे से ड्रेन करके फिर वो डिटेल बना के लेके आएगा। जब वो डिटेल बना के लेके आएगा तो मैं मान लूँगा कि हाँ, वो वीडियो भी बना के लेके आएगा वहाँ से कि ये देखो इसने इतना प्रोडक्ट ड्रेन कर दिया है, ये माल एक्सपायरी था। वो रिपोर्ट बना के ले आएगा, उस रिपोर्ट के बेसिक पर हम कस्टमर को सेल क्रेडिट नोट दे देंगे। ये सारी चीज़ें अप्रूवल हो रहा है कि नहीं हो रहा, जीएसटी रिवर्सल हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो मेरा कोक्स थी, जो मेरी कॉस्ट थी, उसके ऊपर जितना इनपुट था वो मैंने सेल रिवर्सल किया है कि नहीं, जीएसटी रिवर्सल किया है कि नहीं किया। ये भी मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आपको नोटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि जो भी मेरा सेल क्रेडिट एक्सपायरी के गुड्स हैं उसके ऊपर मैंने जीएसटी रिवर्स किया है कि नहीं किया। बाकी रिकन्सिलेशन बना लीजिए सारी, जीएसटी टर्नओवर से वहाँ से सेल क्या कहते हैं उसको बुक्स के साथ मैच कीजिए, एईएस की सेल को जीएसटी रिकन्सिलेशन बनवा लीजिए, जीएसटी रिकन्सिलेशंस को बुक्स के साथ मैच कीजिए। रिटर्न्स एज जो मेरी सेल जीएसटी R1 3B और बुक्स में आ रही है वो तीनों आपस में मैच करनी चाहिए। अगर नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही, उसका रिकन्सिलेशन क्या है, उसके रीजंस क्या है, जेन्युइन रीज़न है कि नहीं है, उसका वेरिफिकेशन करना है आपको। फ़ॉरेन रेमिटेंस आई है कि नहीं, और क्वांटिटी जो शेयर रजिस्टर में आ रही है वही क्वांटिटी मेरी कहाँ उसमें आनी चाहिए, स्टॉक रिपोर्ट में। स्टॉक रिपोर्ट जो मेरा माल इशू हुआ उसमें होनी चाहिए, यानी कि शेयर रजिस्टर में आ रहा है कि मेरे 2 लाख केसेस, केस मतलब जो एक डब्बा होता है जिसमें मान लो जूस के क्या कहते हैं 24 पीस होते हैं या 48 पीस होते हैं, तो वो आप एक केस मानते हैं उसको। इतने मेरे केसेस 2 लाख केसेस मेरे आउट हुए थे। ये कह रहा है शेयर रजिस्टर 2 लाख केसेस मेरे स्टॉक में से गए भी तो होंगे, इशू भी तो होंगे, जो मेरे इशू हुए वही तो इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो समझ लो जो मेरा स्टॉक रिपोर्ट में स्टॉक इशू हुआ और जो मेरे शेयर रजिस्टर में मान लो शेयर रजिस्टर में क्वांटिटी आ रही है वो अगर इक्वल नहीं है तो मान लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर इसका रिकन्सिलेशन बना के देगी मैनेजमेंट कि ये इक्वल क्यों नहीं है, बता इसका ये ज़्यादा या कम क्यों आ रहे हैं, जितना मेरा माल इशू हुआ उतना ही तो मेरा सेल हुआ होगा। एफजी का तो खासकर, एफजी में तो खासकर फिनिश गुड्स में स्टॉक रिकॉर्ड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जीएसटी रिटर्न से चेक कीजिए, जीएसटी रिव्यू रिकनसाइल कर लीजिए। ये मैं आपको बता ही रहा था, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रेट पर ग्रोथ बेस पे जीएसटी
नॉर्मल जीएसटी रेट क्या आता है, मान लो 12 पॉइंट समथिंग आता है, तो उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या कोई अनयूजल तो नहीं आ रहा, अनयूजल आ रहा तो इन्वेस्टिगेशन करिए वेरिएंस सेल की। कैश सेल में देखिए पैसे भी एक्चुअल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये खाली कैश सेल में भी डेटर खड़े हो जा रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि कैश सेल करते हैं तो उसी टाइम पैसे आते हैं, क्या कोई सस्पेंस में तो नहीं एंट्रियाँ खड़ी हैं, वो सभी चीज़ें चेक करके चलो। अनयूजल डिले तो नहीं हो रहा कि कैश सेल में किसी, यानी कि कैश सेल आज कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं मेरे महीने बाद, तो कैश सेल थोड़ी ना हुई, वो तो फिर क्रेडिट सेल हुई। ये सारी चीज़ें आपको चेक करके चलनी होती हैं। नेक्स्ट आपको इसमें चेक करके चलना है कि और रिलेटेड पार्टी का मैं आपको बता ही रहता हूँ। इसमें नेक्स्ट इसमें आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मीन्स कि जो आपको कैसे प्रेजेंट करना है बैलेंस शीट में। जब भी बैलेंस शीट बनाओगे आप, तो आपको कैसे दिखाना है, सेल ऑफ प्रोडक्ट को अलग से दिखाओगे, सेल ऑफ सर्विस को अलग से दिखाओगे, जो डोनेशन आई है उसको इंसेंटिव को अलग से दिखाओगे, और ऑपरेटिंग इनकम के थ्रू अदर ऑपरेटिंग इनकम आपको अलग से दिखानी पड़ेगी। ठीक है, और फाइनेंस कंपनी है तो इंटरेस्ट इनकम अदर फाइनेंशियल इनकम आपको अलग से दिखानी पड़ेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। अगर आप देखो तो ये कंपनी नॉर्मली चेक करते नहीं है, आप बैलेंस शीट बनाओगे तो ये चीज़ें ऐसे ही प्रेजेंट करनी है, इस चीज़ का खास से ध्यान रखिए। और रिवेन्यू अंडर, हाँ ईच हेड, हाँ ये मैं आपको बता ही रहा, रिवेन्यू अंडर ईच हेड शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। और ब्रोकेज एंड डिस्काउंट होगा तो क्या कहते हैं, हाँ ब्रोकेज एंड डिस्काउंट को डिस्क्लोज किया हुआ कि नहीं किया हुआ। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सबसे बड़ी बात, ये आपको अलग से नीचे दिखानी होती है कि मैंने कितनी सेल की, कितना कितना मेरा रिकवरी कितनी हुई, और मेरा बैलेंस क्या है रिलेटेड पार्टी से। ठीक है, ये और कितना पॉइंट ऑफ सेल क्या था, पॉइंट ऑफ सेल है कि मेरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड है, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा। और जियोग्राफी कौन सी थी, यानी कि मैंने एक्सपोर्ट सेल कितनी की और मेरा इंडिया में सेल कितनी की, ये भी आपको नीचे डिस्क्लोज करना होता है। तो सारी चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें अलग से दिखानी है सेल में। सो डेट इज़ फॉर द डे। प्लीज़ don't forget to subscribe this channel for more such videos. uh, I'm trying to just teach you audit as per Big Four's method, how to do audit like Big Four persons audit कैसे करते हैं। इसमें एक एस्पेक्ट और है कि आपको रेट्स भी वेरीफाई करने हैं कि रेट जो मेरे लग रहे हैं क्या कहते हैं शेयर रजिस्टर में, जो मैंने इसमें कवर नहीं किया, जो मेरे रेट लग रहे हैं वही रेट मेरे क्या कहते हैं एक्चुअल में उसकी रेट की अप्रूवल है कि नहीं है, वो भी एक एस्पेक्ट आप इसमें कवर कर लीजिए। सो डैट इज़ फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।